बहू की जादुई घास की साड़ी। ये कहानी सुनीता नाम की लड़की की है। 2 साल पहले ही सुनीता की शादी अशोक नाम के लड़के से हो गई थी। 2 साल बीतने के बावजूद उनकी कोई संतान नहीं थी। सुनीता की सास उसको ताने मार मार कर उसका कलेजा छलनी कर देती थी। वो बिना बात के सुनीता को सुनाती रहती थी। इसी तरह एक दिन अशोक सुनीता से कहता है, सुनीता, आज जरा मुझे ऑफिस से लौटने में देर हो जाएगी। तुम खाना खाते समय मेरी राह मत देखना और मेरे हिस्से का खाना बनाना भी मत, क्योंकि आज मैं बाहर से ही खाना खा कर आऊँगा। ठीक है जी, आप आराम से जाइएगा। सुनीता और अशोक की ये बातें सुनीता की सास सुन लेती है और वो अपना मुंह चमकाते हुए कहती है, देख तो जरा खुश कैसे हो रही है। आज तो इसको और गुलछर्रे उड़ाने का समय मिल जाएगा। वैसे भी ये काम ही क्या करती है, तू तो काम पर चला जाता है। ये महारानी दिन भर घर में मस्ती मारती है, नहीं तो सहेलियों से फोन पर बात करती रहती है। बाल बच्चे होते तो सर पर जिम्मेदारियां रहती। क्या माँ, तुम भी सुबह सुबह चालू हो जाती हो? हाँ, अगर एक पोता या पोती की मांग कर ली तो मैं बहुत बोलती हूँ। तेरी बीवी के आगे मेरी चलती कहाँ है? हाँ। औलाद की बात आते ही सुनीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, मैं क्या नहीं चलने देती हूँ सासू माँ आपकी। पूरे घर में आपका ही कहा माना जाता है। ताने मारने का एक मौका नहीं छोड़ती हो आप। उसके बावजूद कभी कुछ नहीं कहती मैं आपको। सुनीता, चुप रहो। माँ के सामने जुबान लड़ाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? माँ तुमसे बड़ी है, वो जो भी कहती है चुपचाप सुन लिया करो। अब आप भी शुरू हो गए। एक काम करती हूँ, मैं ये घर छोड़कर ही चली जाती हूँ। तुम्हारी माँ ने वैसे भी मेरा जीना हराम कर रखा है। पूरे दिन घर का सारा काम करती हूँ, उसके बाद भी कोई प्यार से 2 बोल बोलने को तैयार नहीं है मुझसे। सुनीता ने पैरों में चप्पल पहनी और घर से बाहर निकल गई। जाने दो माँ, कुछ दिन इधर उधर भटकेगी तो इसका दिमाग खुद ही ठिकाने पर आ जाएगा। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अशोक ऑफिस चला जाता है और सुनीता आंसू पोंछते हुए सड़क पर चलने लगती है। आज पहली बार वो घर से इस तरह रूठ कर बाहर जा रही थी। गायत्री के ताने ने उसका कलेजा छलनी कर दिया था। संतान ना हो पाने का दुख मुझसे ज्यादा और किसको होगा। बजाय इसके कि कोई मुझे दिलासा दे और डॉक्टर के पास ले जाए, सब मुझे ताना ही मारते रहते हैं। आज मैं अपना जीवन ही खत्म कर दूंगी। कोई दूसरी औरत आएगी, वही उनकी इच्छा पूरी करेगी। ऐसा सोचकर सुनीता जंगल की तरफ चली गई और जंगल पहुंचकर नदी के किनारे चली गई। उसने जैसी ही नदी में छलांग लगानी चाहिए, तभी एक कमजोर सी दिखने वाली औरत ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये तुम क्या करने जा रही थी बेटी? ये जीवन इतनी कठिनाइयों से मिलता है, तुम इसको क्यों खत्म करना चाहती हो? आपको क्या पता, मेरा जीवन ही मेरे लिए कठिनाई बन गया है। मुझे कोई प्यार नहीं करता। मेरे ससुराल वालों को सिर्फ अपने वंश की पड़ी है। रोज मुझे हजारों ताने सुनने को मिलते हैं। ऐसे जिंदगी जीकर मैं क्या करूँगी? बेटी, बस एक बार मेरे कहने पर तुम घर वापस चली जाओ। तुम्हारा पति और तुम्हारी सास तुम्हें बहुत प्यार करने लगेंगे। आपको मेरे घर वालों के बारे में कुछ भी नहीं पता है। उनके अंदर दया भाव नाम की कोई चीज ही नहीं है। बिल्कुल निर्दयी है वो लोग। तुम अपने घर जाओ बेटी, मेरी बात मानो। और हाँ, ये साड़ी लेती जाओ। मैं यहीं जंगल में रहती हूँ। यहाँ बैठकर मैंने हरी घास से ये साड़ी बुनी है। इस साड़ी को लेकर तुम अपने घर जाओ, तुम्हारी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है, आप बिल्कुल मेरी माँ के समान हैं, इसलिए मैं आपकी बात मान लेती हूँ। मैं फिर से उस नर्क में जाने के लिए तैयार हूँ। सुनीता ने उस औरत के हाथ से घास की साड़ी ले ली और अपने घर को चली गई। उसने देखा कि उसकी सास घर में परेशान होकर घूम रही है और उसने जैसे ही सुनीता को देखा, वो भागकर उसके पास आई। सुनीता बेटी, तुम कहाँ चली गई थी? इस तरह घर छोड़कर कोई जाता है क्या? आओ, गुस्सा थूक दो और खाना खा लो। अपनी सास के मुंह से इतनी प्यार भरी बातें सुनकर सुनीता रो पड़ी और जाकर उनसे लिपट गई। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं कभी घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। कोई बात नहीं बेटी, कभी कभी गुस्सा आ जाता है। सुनीता ने खाना खाया और जाकर सो गई। शाम के समय गायत्री उसके पास आई और उसे प्यार से उठाते हुए बोली, सुनीता, ओ सुनीता बहू, उठ जाओ। अशोक के घर आने का समय हो रहा है। हम दोनों खाना खा लेते हैं।
वो तो मना करके गया था कि वो बाहर से ही खा कर आएगा। क्या टाइम हो गया है मम्मी जी? 11:30 बज रहे हैं। क्या आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? कितना टाइम हो गया है, मैं खाना बना देती। अरे कोई बात नहीं बहू, बस खाना ही तो बनाना था, मैंने बना दिया। अपनी सासू माँ का ऐसा व्यवहार देखकर सुनीता सोच में पड़ जाती है। ये कैसा चमत्कार है? आखिर हो क्या गया मेरी सासू माँ को? अगर ये ऐसी ही रहती तो मैं अपनी जान देने भला क्यों जाती? कुछ कह रही हो क्या बहू तुम? नहीं तो मम्मी जी, मैंने कुछ कहा। दोनों सास बहू खाना खा लेती है। वो दोनों खा पी कर बैठी ही थी कि तभी अशोक घर आ गया। वो सुनीता के लिए कुछ तोहफा लेकर आया था। सुनीता देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। क्या लाए हैं आप? सुनीता ने गिफ्ट खोला तो उसने देखा कि उसमें एक बहुत सुंदर साड़ी थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी, ये साड़ी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। सुनीता अपनी सास और पति का बदला हुआ व्यवहार देखकर बहुत खुश थी। वो ये सोच रही थी कि यदि उस औरत ने उसे खुदकुशी करने से रोका ना होता तो आज ये प्यार उसे नहीं मिलता। वो अपने कमरे में चली गई और घास की साड़ी को ध्यान से देखने लगी। होना हो ये सारा चमत्कार इस घास की साड़ी का ही है। जब से ये मेरे पास आई है सब मुझसे बहुत प्यार से बात कर रहे हैं। कल सुबह मैं यही साड़ी पहनूंगी। तभी वहाँ पर अशोक आ जाता है और कहता है, मैं जानता था सुनीता कि तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी, तुम जरूर वापस आ जाओगी। अच्छा ये सारी बातें छोड़िए, कोई और बात करते हैं। तुम्हें पता है आज मेरी मीटिंग थी, इसलिए मैं लेट हो गया। मेरा प्रमोशन हो गया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ, ये तो बहुत खुशी की बात है। दोनों बातें करते करते सो गए। अगले दिन सुनीता उठी और नहा धोकर उसने घास की साड़ी पहन ली जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। अरे वाह सुनीता, तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। आपको पता है ये साड़ी घास से बनी हुई है। अच्छा जी, दिखने में तो नहीं लग रही, दिखने में तो बिल्कुल किसी साधारण साड़ी की तरह लग रही है। सुनीता सबके लिए खाना बनाने लगती है। तभी उसे चक्कर आता है और वो जमीन पर गिर जाती है। आवाज सुनकर अशोक और उसकी माँ दोनों किचन में पहुँचे। दोनों फटाफट सुनीता को लेकर डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने सुनीता का चेकअप किया और बोली, देखिए आपकी पत्नी को कमजोरी के कारण चक्कर आ गया था। बाय द वे गुड न्यूज है कि आपकी पत्नी प्रेग्नेंट है। क्या कहा आपने? सच में मैं बाप बनने वाला हूँ। मुझे पूरी उम्मीद थी कि एक दिन हमारे घर में बच्चों की किलकारी जरूर गूंजेगी। आप बस इनका ध्यान रखिएगा और खाने पीने में इन्हें कोई कमी मत होने दीजिएगा। जब ये बात सुनीता और उसकी सास को पता चली तो वो दोनों भी बहुत खुश हुए। अशोक और गायत्री सुनीता को घर ले आए। घर आने के बाद सुनीता ने अपने मन में सोचा, आखिर वो औरत थी कौन? मुझे उससे मिलना होगा। जब से उसने मुझे ये साड़ी दी है तब से मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। मम्मी जी का बदला हुआ व्यवहार, फिर अशोक का प्रमोशन और फिर इतनी बड़ी खुशी। तभी वहाँ पर गायत्री आई और उसने सुनीता से कहा, बहू लोग सही कहते हैं, भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। सदा सुखी रहो। पूरे घर में बहुत खुशियाँ थी। एक दिन सुनीता उसी नदी किनारे उस औरत को ढूंढने गई। सुनीता ने उस औरत को बहुत ढूंढा। बहुत ढूंढने पर सुनीता को वो औरत मिल गई। मैं आपसे ही मिलने आई थी काकी। जब से आपने मुझे घास की साड़ी दी है तब से सारी चीजें कितनी बदल गई है। तभी सुनीता ने देखा वो औरत अचानक से गायब हो गई है और उसकी जगह एक बहुत खूबसूरत परी प्रकट हो गई। हे भगवान, इसका मतलब आप कोई औरत नहीं थी, आप एक परी थी। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ जो मुझे एक परी के दर्शन हो गए। हाँ सुनीता, मैं एक परी हूँ। मेरा काम इस जंगल की रखवाली करना है। मैं उस दिन भी यही करने आई थी, लेकिन फिर तुम मुझे दिखी और मैंने तुम्हारी मदद की। तुम्हारे पास जो घास की साड़ी है वो जादुई है। तुम उसकी मदद से किसी की भी मदद कर सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी। अगर उस दिन आप मेरी जान नहीं बचाती तो मैं तो मर ही चुकी होती। अब तो तुम खुश हो ना? बहुत परी जी, मैं तो आपको ये बताने आई हूँ कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं आपको अपने साथ अपने घर ले जाना चाहती हूँ और अपने परिवार वालों से मिलाना चाहती हूँ। ये संभव नहीं है सुनीता। मैं हर किसी के सामने नहीं आ सकती हूँ, लेकिन जब तुम्हारा बच्चा होगा
तो मैं उसे आशीर्वाद देने जरूर आऊंगी, लेकिन अकेले में। तुम ये बात किसी को मत बताना, बस शांत होकर सभी की मदद करना। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। परी के जाने के बाद सुनीता भी वापस अपने घर आ जाती है और गरीब लोगों की मदद करने लगती है। 9 महीने बाद सुनीता को एक बहुत प्यारा बेटा होता है, जिसे आशीर्वाद देने खुद परी उसके घर जाती है। अब जिस भी औरत को बच्चा नहीं होता था, जादुई घास की साड़ी की मदद से सुनीता उस औरत की मदद करती थी। धीरे धीरे सुनीता बहुत मशहूर हो गई और अपने परिवार वालों के साथ अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगी। दुष्ट सौतेली बहन। ये कहानी रामपुर में रहने वाले एक परिवार की है। परिवार में केवल पति पत्नी थे, पति विनोद और पत्नी सुरेखा। सुरेखा गर्भवती थी, उसका 9वां महीना चल रहा था। एकदम से सुरेखा के पेट में दर्द होने लगा। विनोद फौरन अपनी पत्नी को लेकर हॉस्पिटल गया। थोड़ी देर बाद नर्स एक छोटी सी बच्ची को हाथ में लेकर बाहर आई और बोली, मुबारक हो विनोद जी, आपको बेटी हुई है। विनोद बहुत खुश होता है और नम आँखों से अपनी बेटी को अपने गोद में लेता है। मेरी बच्ची कितनी प्यारी है, बिल्कुल सुरेखा पर गई है। मेरी बच्ची, तुझे देखकर तेरा बाप बहुत खुश है। नर्स, मेरी पत्नी सुरेखा कैसी है? देखिए, आपकी पत्नी की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, उन्होंने आपको अंदर बुलाया है। विनोद अंदर जाता है, जहाँ पर सुरेखा बहुत दर्द में थी। वो अपनी अंतिम सांसें ले रही थी। वो अपने पति से कहती है, सुनो जी, मेरा जाने का वक्त आ गया है। ऊपर वाले ने मुझे माँ बनने का सुख तो दिया, लेकिन इतनी उम्र नहीं दी कि ये माँ अपनी मासूम बच्ची को दूध तक पिला सके और अपनी ममता उस पर लुटा सके। वादा करो, आप मेरी बच्ची का बहुत ख्याल रखोगे, उसे खूब पढ़ाओगे लिखाओगे। हाँ सुरेखा, मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हारी अंतिम इच्छा जरूर पूरी करूँगा। मेरी एक और अंतिम इच्छा है। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी का नाम श्रद्धांजलि हो। दुनिया से जाते हुए सुरेखा के यही आखिरी लफ्ज थे। अपनी पत्नी की मौत पर विनोद फूट फूट कर रोता है और उसका अंतिम संस्कार कर देता है। अपनी बेटी की देखभाल के लिए और सुरेखा की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए वो वैष्णवी नाम की एक औरत से शादी कर लेता है और उससे कहता है, वैष्णवी, मैंने तुमसे शादी अपनी निजी जरूरतों के लिए नहीं की है, बल्कि इसलिए की है ताकि मेरी मासूम बच्ची को माँ का प्यार मिल सके। श्रद्धांजलि मेरी पत्नी सुरेखा की आखिरी निशानी है। सुरेखा चाहती थी कि मेरी श्रद्धांजलि खूब पढ़ाई लिखाई करे। अजी, आप चिंता मत कीजिए, सुरेखा दीदी का ये सपना जरूर पूरा होगा। श्रद्धांजलि आज से मेरी बेटी है, लाइए बच्ची को मुझे दे दीजिए। वैष्णवी अपनी झूठी बातों से विनोद को यकीन दिला देती है कि वो एक बहुत अच्छी औरत है, लेकिन जैसे ही विनोद काम पर चला जाता है, वो नन्ही सी श्रद्धांजलि को जमीन पर लेटा देती है, जिसके कारण श्रद्धांजलि बहुत रोने लगती है। नन्ही सी बच्ची पर बिना तरस खाए वैष्णवी बहुत अत्याचार करती थी। श्रद्धांजलि रोती रह जाती थी, लेकिन वैष्णवी उसको दूध नहीं देती थी। एक दिन वैष्णवी गर्भवती हो जाती है और 9 महीने बाद वो भी एक बेटी को जन्म देती है। अपनी बेटी के जन्म के बाद वैष्णवी के मन में श्रद्धांजलि के लिए और भी ज्यादा सौतेलापन आ जाता है और वक्त के साथ 5 साल बीत जाते हैं। सुनिए विनोद जी, अब हमारी बेटी 5 साल की हो गई है, उसके स्कूल में एडमिशन करवा दीजिए। हाँ वैष्णवी, तुम ठीक कह रही हो, मैं कल ही श्रद्धांजलि और आरती दोनों का एक ही स्कूल में एडमिशन करवा देता हूँ। अगले दिन विनोद अपनी दोनों बेटियों का एक ही स्कूल में एडमिशन करवा देता है। उसके बाद से श्रद्धांजलि और आरती स्कूल जाने लगती हैं। श्रद्धांजलि को पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए वो क्लास के सारे टेस्ट में बहुत अच्छा नंबर लेकर आती थी। और वहीं दूसरी तरफ आरती का पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। हर टेस्ट में उसको 0 मार्क्स मिलते थे, इसलिए उसे स्कूल में टीचर से बहुत डांट पड़ती थी। पता नहीं मेरी सौतेली बहन हर बार टेस्ट में मुझसे ज्यादा नंबर कैसे लेकर आ जाती है। इसके पढ़ाकू होने की वजह से हर बार इसको टीचर से शाबाशी मिलती है और मुझे डांट पड़ती है। इसका तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद टीचर सभी बच्चों को होमवर्क दे देती है। छुट्टी होने पर आरती और श्रद्धांजलि घर आ जाती हैं। दोनों को घर आता देख वैष्णवी कहती है, अरे मेरी आरती बिटिया, स्कूल से घर आ गई तुम। क्या खाना है तुम्हें, मोमोज या पिज्जा या फिर कुछ और? मम्मी मुझे मोमोज खाना है।
मोमोज का नाम सुनकर श्रद्धांजलि अपनी माँ को उम्मीद भरी नजरों से देखने लगती है और कहती है, माँ मुझे भी मोमोज खाना है। श्रद्धांजलि की मोमोज खाने की ख्वाहिश सुनकर उसकी सौतीली बहन आरती उसकी चोटी खींचते हुए कहती है, खबरदार जो आज के बाद मेरी माँ को अपनी माँ कहा तो ये तेरी माँ नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ है। अपनी माँ को तो तू पैदा होते ही खा गई। श्रद्धांजलि की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वैष्णवी के पास जाकर उससे कहती है, माँ आरती झूठ कह रही है ना, क्योंकि मेरी माँ तो आप हो। तेरी बहन बिल्कुल सही कह रही है, तू जिम्मेदार है अपनी माँ की मौत की, मैं तेरी कोई सगी माँ नहीं हूँ। इस बात का श्रद्धांजलि के दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ता है और वो अपने आप को कमरे में बंद करके फूट फूट कर रोने लगती है और रोते रोते सो जाती है। रात को जब विनोद घर आता है तो अपनी बेटी के कमरे में आता है और उससे पूछता है, क्या हुआ बेटा, मेरी फूल सी बच्ची का चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है? पिताजी मेरी माँ कौन थी और वो कैसे मरी? अपनी माँ के बारे में श्रद्धांजलि को पूछता हुआ देखकर विनोद समझ जाता है कि वैष्णवी द्वारा उसको सब कुछ पता चल चुका है, इसलिए वो सुरेखा के बारे में श्रद्धांजलि को सब कुछ बता देता है। जिसके बाद श्रद्धांजलि आंसू पोंछकर कहती है, पिताजी अब मैं खूब पढ़ूंगी और अपनी माँ के सपने को पूरा करूंगी। उस रात श्रद्धांजलि टेबल पर अपना स्कूल का होमवर्क कर रही थी। होमवर्क करते करते वो सो गई। तभी वहाँ पर आरती आई और उसने श्रद्धांजलि के होमवर्क पर इंक गिरा दी। बेचारी मेरी बहन, कितनी मेहनत से उसने होमवर्क किया था और मैंने उसका सारा होमवर्क खराब कर दिया। श्रद्धांजलि की सुबह जब आँख खुलती है तो अपने होमवर्क पर स्याही बिखरी हुई देखकर वो बहुत रोती है। श्रद्धांजलि को पता था ये सब आरती ने किया है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपना होमवर्क दोबारा कर लेती है। इसी तरह एक दिन जब श्रद्धांजलि किताब पढ़ रही थी तो आरती ने आकर उसकी किताब छीन ली। तुमने मेरी किताब क्यों छीन ली? मुझे मेरी किताब वापस करो, मुझे पढ़ाई करनी है। नहीं दे रही मैं तुझे तेरी किताब। बता क्या कर लेगी? मुझे तेरे साथ खेलना है, इसलिए मेरे साथ बाहर चलकर खेल, वरना मैं तेरी किताब फाड़ दूंगी। नहीं नहीं, तुम ऐसा मत करना, मैं तुम्हारे साथ जरूर खेलूंगी। उसके बाद श्रद्धांजलि घर से बाहर जाकर आरती के साथ खेलने लगती है। तभी बाहर बहुत जोर की बारिश शुरू हो जाती है। बारिश के कारण कीचड़ हो जाता है। आरती श्रद्धांजलि को कीचड़ में धक्का दे देती है। आरती ये क्या किया तुमने? तुमने मुझे कीचड़ में गिरा दिया। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार करती हो? तुम बहुत बुरी हो। मनहूस कहीं की, मुझसे जुबान लड़ाती है। तू रुक, अभी बताती हूँ तुझे। आरती श्रद्धांजलि का स्कूल का बस्ता और उसकी कॉपी किताब सब कीचड़ में लाकर फेंक देती है, जिस वजह से बारिश के कारण श्रद्धांजलि की सारी कॉपी किताब फट जाती है। ऊपर से उस दिन वैष्णवी और आरती मिलकर बेचारी को बहुत मारते हैं और साथ ही श्रद्धांजलि से आगे पढ़ाई करने का हक भी छीन लिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ आरती बिंदास होकर स्कूल के बाद कॉलेज की पढ़ाई खत्म करती है। देखते ही देखते दोनों बहनें शादी के लायक हो जाती हैं। विनोद अपनी दोनों बेटियों के लिए एक ही घर में रिश्ता ढूंढता है। दोनों लड़के भाई थे। कुछ ही दिनों में दोनों बहनों की शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं, लेकिन आरती अपनी सौतीली बहन श्रद्धांजलि की शादी से बिल्कुल खुश नहीं थी। ये श्रद्धांजलि की बच्ची तो मेरी जिंदगी में बिल्कुल च्युइंगम की तरह चिपक गई है। मायके के साथ साथ अब ससुराल भी एक होगा। नहीं, मुझे इस शादी को रोकना होगा। तभी वहाँ पर वैष्णवी आ जाती है और कहती है, अरे आरती बिटिया, जल्दी से तैयार हो जा, हल्दी की रस्म शुरू होने वाली है। ठीक है माँ, आप चलिए, मैं आती हूँ। जलन के मारे आरती श्रद्धांजलि की हल्दी में काला रंग मिला देती है और उसकी मेहंदी में हाथ जलाने वाला केमिकल डाल देती है। जब सभी हल्दी की रस्म के लिए श्रद्धांजलि को हल्दी लगाने लगते हैं तो हल्दी का रंग काला देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। अरे ये हल्दी काली कैसे हो गई? अरे माँ, ये तो अपशगुन है। तभी वहाँ मौजूद विनोद कहता है, ये अपशगुन जैसा कुछ नहीं होता, जरूर किसी ने हल्दी में गलती से काला रंग मिला दिया होगा। ये बोलकर विनोद बात को टाल देता है, जिसके बाद अच्छे से हल्दी की रस्म खत्म हो जाती है। अगले दिन मेहंदी की रस्म होती है। जैसे ही श्रद्धांजलि के हाथ पर मेहंदी लगाया जाता है तो उसका हाथ जलने लगता है। आह माँ, मेरा हाथ बहुत ज्यादा जल रहा है। हाथों में हो रहे जलन के मारे श्रद्धांजलि की मेहंदी बिगड़ जाती है।
जिसे देखकर आरती बहुत खुश होती है और कहती है, देखा पिताजी, एक और अपशगुन। लगता है ऊपर वाला भी नहीं चाहता कि इस श्रद्धांजलि की शादी हो। विनोद आरती की इस बात को भी टाल देता है। शादी वाले दिन आरती बहुत महंगा लहंगा पहनकर मेकअप करवाती है। वहीं दूसरी तरफ श्रद्धांजलि अपनी माँ सुरेखा की शादी का लहंगा पहनती है। ओह गॉड, मेरी सौतेली बहन, तूने अपनी शादी वाले दिन ही ओल्ड फैशन सस्ता सा लहंगा पहन रखा है और ऊपर से ये सर पर घूंघट। हाउ चीप। आरती, ये लहंगा मेरे लिए बहुत बेशकीमती है क्योंकि ये मेरी माँ का लहंगा है और मेरे लिए मेरी माँ का आशीर्वाद भी है। इतने में बारात आ जाती है। आरती बिल्कुल मॉडर्न दुल्हन की तरह डांस करते हुए एंट्री लेती है। तभी लोगों के सामने टाइट फिटिंग होने के कारण आरती का ब्लाउज फट जाता है, जिस कारण सभी उस पर हंसने लगते हैं। उस वक्त श्रद्धांजलि अपना दुपट्टा लेकर आती है और अपनी बहन को ढक देती है और उसे अपने रूम में ले जाती है और उसे अपना लहंगा पहनने को देती है। ये सब देखकर आरती के मन में श्रद्धांजलि के लिए प्यार जाग जाता है। मुझे माफ कर दे मेरी बहन, मैं तेरे साथ कितना बुरा व्यवहार करती हूँ, उसके बावजूद तेरे मन में मेरे लिए बिल्कुल नफरत नहीं है। आई लव यू सो मच। मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे तेरी जैसी बहन मिली। वो दोनों बहनें एक दूसरे के गले लग जाती हैं। आरती श्रद्धांजलि का लहंगा पहन लेती है और श्रद्धांजलि एक साधारण सी साड़ी पहन लेती है। ये सारी चीजें कमरे के बाहर खड़े होकर दोनों के होने वाले पति भी देख रहे थे। उनके मन में आरती और श्रद्धांजलि के लिए बहुत इज्जत बढ़ जाती है। उसके बाद दोनों बहनों की धूमधाम से शादी होती है और दोनों अपने ससुराल में खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। गरीब की 4 बेटियां। मीनू दिखने में बहुत काली थी और उसके माता पिता बहुत गरीब भी थे, जिसकी वजह से उसकी कहीं शादी नहीं हो रही थी। मीनू की कहीं शादी ना होने की वजह से उसके माता पिता बहुत चिंता में रहते थे। मीनू का गांव बहुत पुराने ख्यालात का था। सारे गांव वाले राघव नाम के एक लड़के को पकड़ते हैं जो मीनू से 5 साल का छोटा था और उसी से मीनू की शादी करवा देते हैं। शादी करके मीनू राघव के साथ रहने लगती है। गांव वालों के डर से राघव को मीनू को अपने पास रखना पड़ता है। मीनू घर की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से देखती थी। शादी के 10 साल बीत जाते हैं। मीनू की 4 बेटियां थी। तभी एक दिन राघव के ऑफिस में पूर्णिमा नाम की एक औरत आती है। पूर्णिमा बहुत खूबसूरत थी। उसे देखकर राघव अपने मन में सोचता है, ये औरत कितनी खूबसूरत है और एक मेरी बीवी, उसे तो अपने साथ कहीं बाहर ले जाने का भी मन नहीं करता है। सोचा था एक बेटा हो जाएगा तो ठीक रहेगा, लेकिन बेटियां हो गई वो भी 4। इससे शादी करके तो मैंने अपनी जिंदगी नर्क बना दी है। काश मेरी शादी ऐसी ही किसी लड़की से होती। राघव को पूर्णिमा पहली नजर में ही भा जाती है। कुछ दिनों बाद राघव पूर्णिमा के पास जाता है। हेलो, आपने हमारा ऑफिस ज्वाइन किया है, लेकिन अभी तक हम दोनों ने कोई बात नहीं की है। हाँ, बहुत काम रहता है ना। और अपने बारे में कुछ बताओ, घर में कौन कौन है? कोई नहीं, मैं अकेले रहती हूँ। अच्छा, आपकी अभी तक शादी नहीं हुई है क्या? हुई थी, लेकिन मैंने तलाक ले लिया। उसकी उम्र मेरे से काफी बड़ी थी। वो तो घर वालों के कहने पर मैंने शादी कर ली, लेकिन उसके साथ रहकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, तो आखिर में मैंने तलाक ले लिया। अब मैं खुद काम करके गुजारा करती हूँ और अपनी खुशी से रहती हूँ। राघव और पूर्णिमा आपस में काफी देर तक बातें करते हैं। घर आकर राघव सोचता है, अरे वाह, पूर्णिमा ने अपने पति से तलाक ले लिया है। ये अच्छा मौका है, मुझे बात बढ़ानी चाहिए। अगर उसने शादी के लिए हाँ कर दिया तो मीनू और उसके 4 बेटियों को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूंगा। वैसे भी ये मेरे पसंद की शादी नहीं है, जो मुझे अफसोस होगा। कुछ दिनों बाद राघव पूर्णिमा को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। पूर्णिमा शादी के लिए हाँ कर देती है। दोनों शादी करके घर आते हैं। दोनों को देखकर मीनू बहुत हैरान हो जाती है। ये क्या किया आपने? मैंने जो किया है बिल्कुल ठीक किया है। ये मेरी जिंदगी है और मैं इसे अपनी मर्जी से जीना चाहता हूँ। अगर तुम्हारे गांव वालों ने जबरदस्ती मेरी तुमसे शादी नहीं करवाई होती तो मैं तुम जैसी लड़की की तरफ देखता भी नहीं। मेरे बारे में नहीं सोचा? कोई बात नहीं, कम से कम अपनी बेटियों के बारे में तो सोच लेते। नहीं, मुझे इन 4 से भी कोई मतलब नहीं है। अब मैंने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर ली है।
तुम अपनी चारों बेटियों को लेकर मेरे घर से बाहर निकल जाओ। मैं कहाँ रहूंगी? मेरे माता पिता का देहांत हो गया है, अब मैं वहाँ भी नहीं जा सकती हूँ। ये सब मुझे नहीं पता, तुम्हारी वजह से मैं अपनी नई जिंदगी खराब नहीं करना चाहता हूँ। मीनू अपनी चारों बेटियों को लेकर घर से बाहर निकल जाती है। वो रोते हुए अपने मन में सोचती है, रात में मैं अपनी बेटियों को लेकर कहाँ जाऊं? लेकिन यहाँ खड़े होकर कुछ नहीं होने वाला, कहीं तो जाना पड़ेगा। मीनू अपनी चारों बेटियों का हाथ पकड़कर आगे बढ़ती है। माँ, अंधेरे में डर लग रहा है और कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। डरो नहीं, मैं हूँ ना तुम सबके साथ। मम्मी, मुझे प्यास लग रही है। तुम चारों एक दूसरे का हाथ पकड़ के यहीं रहना, मैं नल से पानी लेकर आ रही हूँ। मीनू पानी लेने के लिए आगे बढ़ती है। तभी नशे में एक आदमी आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। क्या बात है, अंधेरी रात को कहाँ जा रही हो? मेरा हाथ छोड़ो। तभी वहाँ पर गांव का एक आदमी आता है। उसका हाथ छोड़। तू कौन है इसका जो बीच में टांग अड़ाने आ गया? लगता है प्यार की भाषा तुझे समझ में नहीं आती है। इतना बोलकर संजय उसे मारने पीटने लगता है। वो आदमी मीनू का हाथ छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। आपका धन्यवाद। इतनी रात में तुम अकेले कहाँ जा रही हो? मेरे साथ मेरी 4 बेटियां और हैं। मेरे पति ने हम सबको घर से बाहर निकाल दिया है। ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। वैसे यहीं पास में मेरी बुआ रहती है, अगर चाहो तो कुछ दिनों के लिए वहाँ रुक सकती हो। उसके बाद रहने का ठिकाना मिल जाए तो चली जाना। वैसे भी बच्चे बहुत भूखे प्यासे लग रहे हैं, वहाँ पेट भर कर खाना। संजय मीनू और उसकी बेटियों को अपनी बुआ के घर लेकर जाता है। संजय अपनी बुआ को मीनू के बारे में बताता है। आओ आओ बेटी, तुम्हारे बारे में जानकर मुझे बहुत दुख हुआ। इतनी प्यारी बच्चियों को लेकर अकेली इधर उधर घूम रही थी। इस दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं। बिटिया, तुम परेशान मत हो, जितने दिन चाहो यहाँ रुक सकती हो। बुआ, टेबल पर सबके लिए खाना लगा दो और आप मेरे साथ कमरे में आओ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। संजय और उसकी बुआ कमरे में जाते हैं। संजय अपनी बुआ से कहता है, बुआ, बड़ी मुश्किल से इसे फंसा कर लाया हूँ। अब किसी अमीर क्लाइंट के हाथों इसे और इसकी बेटियों को बेच देना। हाँ, बहुत बड़ा माल हाथ आया है, लेकिन इसे शक तो नहीं हुआ ना? अरे नहीं, बहुत सफाई से काम किया है मैंने। इस बार मुझे पैसों में बिल्कुल आधा भाग चाहिए। मीनू दोनों की ये बातें सुन लेती है। ये आदमी मुझे यहाँ बेचने लाया है। मैं अभी अपनी बेटियों को लेकर यहाँ से भाग जाती हूँ। मैं अपने और अपनी बेटियों के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। मीनू अपनी बेटियों के पास जाती है। चलो, हमें यहाँ नहीं रहना। माँ, अभी तो हम आए हैं, अभी तो हमारा खाना भी खत्म नहीं हुआ है। खाना तो खाने दो। और वैसे भी अम्मा ने बोला है कि हम जितने दिन चाहे यहाँ रुक सकते हैं। फिर आप जाने के लिए क्यों बोल रही हो? ज्यादा सवाल जवाब मत करो। मैंने कहा ना, चलो, हम यहाँ नहीं रुकेंगे। दरवाजा खुला है, एक एक करके निकल जाते हैं। मीनू अपनी बेटियों को लेकर बाहर निकलती है। तभी संजय और उसकी बुआ की नजर उन पर पड़ जाती है। दोनों उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे भागते हैं। हमें इनको पकड़ना होगा, वरना हमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। दोनों को अपने पीछे भागता हुआ देख मीनू रोने लगती है। हे भगवान, मेरी मदद करो। मेरी बच्चियों, जोर जोर से भागो, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें इन दोनों के हाथ नहीं आना है। तभी मीनू सामने एक बड़ा सा रेस्टोरेंट देखती है और वो अपनी बेटियों को लेकर रेस्टोरेंट के अंदर घुस जाती है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पर वो दोनों हमें नहीं पकड़ पाएंगे। मीनू और उसकी बेटियों को रेस्टोरेंट के अंदर घुसते हुए देख संजय बोलता है, बुआ, अब ये हमारे हाथ से निकल गई है। अगर हमने रेस्टोरेंट में जाकर इसे पकड़ा तो वहाँ के मालिक पुलिस को बुलाकर हमें जेल भिजवा देंगे। उसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दोनों को जाते हुए देख मीनू अपनी बेटियों को लेकर रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाती है। आज मेरे साथ बहुत बड़ी अनहोनी होने से बच गई। अभी फिलहाल मैं यहीं सड़क पर रुक जाती हूँ। उसके बाद मीनू अपनी बेटियों को लेकर वहीं सड़क के कोने में बैठ जाती है। अगले दिन एक अमीर औरत उस रास्ते से गुजर रही थी। वो मीनू और उसकी चारों बेटियों को सड़क के कोने बैठे हुए देखती है। उसे उन पर बहुत तरस आता है। ये औरत अपनी बेटियों को लेकर सड़क पर क्यों बैठी हुई है? मुझे इससे बात करनी चाहिए।
उसके बाद वो औरत मीनू के पास जाती है। तुम यहाँ पर अपनी बेटियों को लेकर क्यों बैठी हो? मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली है और मुझे बेटियों के साथ घर से बाहर निकाल दिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ रहूं और कैसे अपना गुजारा करूं। वो औरत अपने मन में सोचती है, इसके साथ तो बहुत बुरा हुआ है, मैं इसकी मदद जरूर करूंगी। उसके बाद वो औरत मीनू से कहती है, मेरा खुद का एक बड़ा सा रेस्टोरेंट है, मैं तुम्हें अपने रेस्टोरेंट में काम देती हूँ और जब तक तुम्हें किराए का घर ना मिल जाए तब तक तुम मेरे साथ मेरे घर में रहना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद वो औरत मीनू और उसकी बेटियों को अपने साथ अपने घर लेकर जाती है। वो औरत अमीर होने के साथ साथ बहुत नेक दिल भी थी। अगले दिन से मीनू उसके रेस्टोरेंट में काम करने लगती है। कुछ दिनों बाद मीनू को किराए का घर भी मिल जाता है और वो अपनी बेटियों के साथ किराए के घर में रहने लगती है और रेस्टोरेंट में काम करके गुजारा करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ पूर्णिमा ने राघव को छोड़ दिया था। एक दिन मीनू रेस्टोरेंट से घर लौट रही होती है, तभी वो पूर्णिमा को देखती है। पूर्णिमा भी मीनू को देखती है और उसके पास आती है। तुम राघव की बीवी हो ना, जिसे मेरे आने के बाद उसने छोड़ दिया था? हाँ, लेकिन मुझे अब इस बात का कोई अफसोस नहीं है। अच्छा हुआ उसने मुझे छोड़ दिया। वैसे भी वो कभी मेरे से सही से बात तक नहीं करता था। अब मैं अपनी बेटियों के साथ अच्छे से जीवन गुजार रही हूँ। मैं इतना कमा लेती हूँ कि मेरी बेटियाँ अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ती हैं। बहुत अच्छी बात है ये तो। वैसे मैंने भी उस आदमी को छोड़ दिया है। अच्छा, लेकिन क्यों? बहुत अजीब था वो, हर बात पर रोक टोक करता था। मैं आजादी से रहना पसंद करती हूँ, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। जब मैंने उसे तलाक दिया तो तुम्हें याद कर रहा था, लेकिन मैंने उसे बोल दिया कि उसके जैसा घटिया आदमी कभी किसी अच्छी औरत के साथ टिक ही नहीं सकता है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। मीनू को राघव के लिए बुरा लगता है, लेकिन उसे वो सारी बातें याद थी जो राघव ने उसके साथ किया था, इसलिए वो राघव के पास दोबारा नहीं जाती। मीनू अपनी चारों बेटियों के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रही थी।